अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक्सेल के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सैलरी शीट के बारे में सीखेंगे। एज ए एक्सेल यूजर आपके लिए ये बेहद जरूरी है कि आपको एक प्रोफेशनल सैलरी शीट क्रिएट करना आता हो, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी एज ए एक्सेल ऑपरेटर काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले तमाम एम्प्लॉय की सैलरी शीट का रिकॉर्ड आपको ही मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए जल्दी से सीखते हैं किस तरह से एक प्रोफेशनल सैलरी शीट को क्रिएट किया जाता है। मेरा नाम है मजहर इमानुएल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मजहर इमानुएल। सैलरी शीट में नंबर 1 कॉलम की हेडिंग एम्प्लॉय आईडी के नाम से इनपुट की जाती है। एम्प्लॉय आईडी क्या है और इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? देखिए, जब भी कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए कंपनी की जानिब से एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी एनरोल कर दी जाती है। इस पर्टिकुलर आईडी के बिहाफ पर ही उस एम्प्लॉय की तमाम डिटेल कंपनी रिकॉर्ड में सेव की जाती है। और इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? देखिए, जैसे एक नाम है अदनान, अब पॉसिबल है कि उसी एक नाम के 2 बंदे हों या हो सकता है 3 हो 4 हो, तो इस तरह की किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए कंपनीज की जानिब से एम्प्लॉय आईडी एनरोल की जाती है। सो नंबर 1 कॉलम में हम इनपुट करेंगे एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी के लिए कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस का अपना अपना एक फॉर्मेट हो सकता है। समझने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट यूज करेंगे EMP-001। कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे और सेकंड आईडी इनपुट करेंगे 002। इन दोनों एम्प्लॉयज आईडी को माउस की मदद से सिलेक्ट करेंगे। अपने माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर इस तरह नीचे की जानिब ड्रैग करेंगे और जितनी भी एम्प्लॉय आईडीज आपकी कंपनी की जानिब से एनरोल की गई है आप वहां तक रेंज को लेंगे। सपोज हमारे पास 10 एम्प्लॉय हैं तो हमने यहाँ पर 10 तक की रेंज ले ली। एम्प्लॉय आईडी इनपुट करने के बाद सेकंड 1 कॉलम में उस एम्प्लॉय आईडी से एसोसिएटेड नाम इनपुट करेंगे। सपोज नंबर 1 आईडी के लिए है इमरान। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे अदनान, कामरान, उस्मान, नवीद, शकील, अदील, आसिफ, अकील और खुरम। एम्प्लॉय आईडी से एसोसिएटेड नेम इनपुट करने के बाद थर्ड 1 कॉलम में डेजिग्नेशन इनपुट करेंगे। डेजिग्नेशन इनपुट करने के बाद फोर्थ 1 कॉलम में बेसिक सैलरी इनपुट करेंगे, तो यहाँ जिसकी जो सैलरी है वो इनपुट करेंगे। फोर्थ 1 कॉलम में बेसिक सैलरीज इनपुट करने के बाद फिफ्थ 1 कॉलम है जी अटेंडेंस का। सैलरी शीट में अटेंडेंस का क्या काम? देखिए, अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है 50,000 और वो काम करता है महीने के 20 दिन, तो उसे सैलरी 50,000 तो नहीं मिलेगी, उसे सैलरी मिलेगी 20 दिनों के हिसाब से। इसलिए हम फिफ्थ 1 कॉलम में इनपुट करेंगे अटेंडेंस। सपोज ये भाई साहब आए हैं 25 दिन, ये आए हैं 30 दिन, ये भी 30 दिन और ये तमाम लोग आए हैं 30 दिन और यहाँ पर हम कर देते हैं 25 दिन। फिफ्थ 1 कॉलम में अटेंडेंस इनपुट करने के बाद अगला कॉलम है सैलरी का। तो सैलरी को फाइंड आउट करने के लिए हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे = बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 30। अब डिवाइडेड बाय 30 क्यों? देखिए, किसी भी एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी होती है वो मंथली वेजेस पर होती है, तो अगर हम बेसिक सैलरी को डिवाइडेड बाय 30 करें तो उसके एक दिन की सैलरी जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। और अगर इस एक दिन की सैलरी को एम्प्लॉय की अटेंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके लिए हम कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का साइन ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन ऐड करने के बाद अटेंडेंस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। मतलब ये कि एक दिन की सैलरी को अटेंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बेसिक सैलरी और अटेंडेंस के बिहाफ पर सैलरी सेल में इनपुट हो जाएगी। अगेन सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर नीचे की जानिब ड्रैग करेंगे तो बाकी तमाम एम्प्लॉयज की अटेंडेंस के बिहाफ पर सैलरी इनपुट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है जी DA, मतलब डियरनेस अलाउंसेज। अलाउंसेज क्या होते हैं? कंपनी या अदारा की जानिब से एम्प्लॉयज के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मुख्तस की जाती है जिसे अलाउंसेस बोला जाता है, जिनमें से नंबर 1 होता है डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई की शरह सूद के मुताबिक एम्प्लॉयज को दिया जाता है। अब ये डियरनेस अलाउंस फिक्स भी हो सकता है और परसेंटेज के बिहाफ पर भी हो सकता है। सो लेट्स सपोज हम यहाँ पे 1000 डियरनेस अलाउंस इनपुट करेंगे। माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाएंगे और नीचे की जानिब ड्रैग करके बाकी तमाम एम्प्लॉयज के लिए भी डियरनेस अलाउंस को इनपुट करेंगे। उसके बाद सेकंड टर्म है जी HRA। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस।
अब ये अलाउंस भी या तो फिक्स होगा या बेसिक सैलरी के बिहाफ पर परसेंटेज के मुताबिक निकाला जाएगा। किसी में 10% भी हो सकता है, किसी कंपनीज में 12% भी हो सकता है। सो वो कंपनी अपने टर्म्स एंड कंडीशन के बिहाफ पर आपको बता देगी कि वो फिक्स रखना है या परसेंटेज के बिहाफ पर निकालना है। सो डियरनेस अलाउंस हमने फिक्स रखा, अब हम इसे परसेंटेज के बिहाफ पर निकालेंगे। सपोज हमें ये कहा जाता है कि हम हाउस रेंट अलाउंस बेसिक सैलरी का 12% देंगे। सो इस कंडीशन में बेसिक सैलरी के बिहाफ पर हाउस रेंट अलाउंस को फाइंड आउट करने के लिए हम कीबोर्ड से = का साइन टाइप करेंगे। उसके बाद बेसिक सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का साइन ऐड करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से 12 टाइप करेंगे और परसेंटेज का साइन ऐड करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बेसिक सैलरी के बिहाफ पर 12% हाउस रेंट अलाउंस सेल में इनपुट हो जाएगा। उसके बाद अगेन सेल को सिलेक्ट करेंगे और माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर नीचे की जानिब ड्रैग करेंगे और बाकी तमाम एम्प्लॉयज का भी हाउस रेंट अलाउंस इनपुट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वन टर्म है जी CA, मतलब कन्वेंस अलाउंस। कुछ कंपनीज की जानिब से एम्प्लॉय के पिक एंड ड्रॉप के लिए भी कुछ रकम मुख्तस की जाती है, जो फिक्स भी हो सकती है और परसेंटेज के बिहाफ पर भी हो सकती है। सपोज हम यहाँ पर 1000 इनपुट कर देते हैं। कन्वेंस अलाउंस इनपुट करने के बाद अगेन सेल को सिलेक्ट करेंगे, माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर नीचे की जानिब ड्रैग करेंगे और बाकी तमाम एम्प्लॉयज के लिए भी 1000 रुपए की कन्वेंस अलाउंस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट टर्म है जी TA, जिसका मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। सपोज आपको कंपनी के काम के हवाला से अगर दूसरे शहर जाना पड़े तो उस शहर में आने जाने का खर्चा और वहां पर रहने और खाने पीने का खर्चा पहले तो आप अपनी जेब से करेंगे और बाद में उनका बिल लाकर अपने CA या सीनियर्स को देंगे और वो अखराजात आपके ट्रैवलिंग अलाउंस के खाता में ऐड किए जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि हर बार आपकी सैलरी में ट्रैवलिंग अलाउंस ऐड किए जाएं, क्योंकि जब आप कंपनी के काम के हवाला से किसी दूसरे शहर में जाएंगे और कुछ अखराजात करेंगे तो तब ही ये ऐड होंगे। तो जाहिर सी बात है आप हर माह तो कंपनी के काम के हवाला से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जाएंगे तो वो अखराजात यहाँ पर ऐड होंगे। सपोज मैनेजर साहब काम के सिलसिला में कराची शहर गए और उन्होंने वहाँ पर 10,000 के अखराजात किए और वो हमें लाकर 10,000 का बिल देते हैं, तो सिंपल हम यहाँ पर 10,000 ऐड करेंगे। और हमारे असिस्टेंट मैनेजर का कोई टूर बाहर का नहीं था तो इनका खर्चा 0 हुआ। सपोज हम इन सब का 0 कर देते हैं और इन वर्कर्स को जो है वो बाहर जाना पड़ा और इन्होंने खर्चा किया 2,000 का। सो हम इन वर्कर्स के ट्रैवलिंग अलाउंस में 2,000 की रकम ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है जी OT इन आवर्स, जिसका मतलब है ओवर टाइम इन आवर्स। बाज़ औक़ात जब कंपनीज पर काम का बर्डन होता है तो कंपनीज की जानिब से एम्प्लॉयज से ये कहा जाता है कि आप ओवर टाइम लगाएं। तो आप चाहे मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, लेबर हो या कोई भी हो, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन उस ओवर टाइम के आपको पैसे दिए जाएंगे। मतलब ये कि जिस एम्प्लॉय ने जितने घंटे काम किया है उसके ओवर टाइम के वो घंटे इस कॉलम में ऐड किए जाएंगे। सपोज मैनेजर साहब ने 50 घंटे का ओवर टाइम लगाया है, असिस्टेंट मैनेजर साहब ने 40 घंटे का ओवर टाइम लगाया है, इन सब का हम कर देते हैं 40 घंटे और बाकी वर्कर्स का कर देते हैं 30-30 घंटे। मतलब ये कि इन्होंने एक माह में 30-30 घंटे ओवर टाइम लगाया है। अब नेक्स्ट टर्म है जी ओवर टाइम सैलरी। अब जाहिर सी बात है कि कंपनी ने एम्प्लॉयज को जितने घंटे उन्होंने काम किया है उसकी सैलरी भी तो देनी है। सो इस कॉलम में हम ओवर टाइम सैलरी इनपुट करेंगे। उसके लिए कीबोर्ड से टाइप करेंगे = टाइप करने के बाद बेसिक सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से डिवाइडेड बाय का साइन ऐड करेंगे और बेसिक सैलरी को 30 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक माह में 30 डेज होते हैं। सो अगर हम एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी को 30 से डिवाइड करेंगे तो उसके एक दिन की सैलरी आ जाएगी और एक दिन में होते हैं 8 घंटे, और अगर एक दिन की सैलरी को 8 घंटों से डिवाइड किया जाए तो उस एम्प्लॉय की 1 घंटे की सैलरी इनपुट हो जाएगी। और अगर उस 1 घंटे की सैलरी को मल्टीप्लाई किया जाए ओवर टाइम में लगाए गए घंटों के साथ तो उस एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी के बिहाफ पर ओवर टाइम की सैलरी सेल में इनपुट हो जाएगी। सिंपल कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बेसिक सैलरी के बिहाफ पर ओवर टाइम इन आवर्स की सैलरी सेल में इनपुट हो जाएगी। अच्छा, ये तो है बेसिक सैलरी के बिहाफ पर 50 घंटों की सैलरी, लेकिन बाज कंपनीज की ये पॉलिसी होती है कि वो ओवर टाइम की डबल पेमेंट पे करते हैं। मतलब ये कि अगर आपने 2 घंटे काम किया है तो आपको 4 घंटों के पैसे मिलेंगे। तो इस कंडीशन में आप ओवर टाइम सैलरी को मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 घंटों की पेमेंट 100 घंटों के हिसाब से सैलरी में इनपुट हो जाएगी। उसके लिए अगेन सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस करने के बाद अपने माउस कर्सर को = के बाद लाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे
उसके बाद माउस कर्सर को K6 सेल के बाद लाकर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का साइन ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन ऐड करने के बाद कीबोर्ड से 2 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि 100 घंटों के बिहाफ पर ओवरटाइम सैलरी सेल में इनपुट हो जाएगी। अगेन सेल को सिलेक्ट करेंगे और माउस कर्सर को फिर हैंडल पर लाकर इसे नीचे की जानिब ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बाकी तमाम एम्प्लॉयज के ओवरटाइम की सैलरी भी इनपुट हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म सैलरी शीट में इस्तेमाल की जाती है वो है ग्रोस सैलरी। ये बहुत अहम फैक्टर हो सकता है क्योंकि जब आपकी बेसिक सैलरी में ग्रोस टर्म्स को ऐड कर दिया जाता है तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज अप हो जाती है। सो ग्रोस सैलरी को फाइंड आउट करने के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से अज इक्वल का साइन टाइप करेंगे। अज इक्वल का साइन ऐड करने के बाद अटेंडेंस के बिहाफ पर निकाली गई सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इस सैलरी में ऐड करेंगे अपने डीए अलाउंस को, मतलब डियरनेस अलाउंस को। उसके बाद अगेन कीबोर्ड से प्लस का साइन ऐड करेंगे और एचआरए अलाउंस को ऐड करेंगे। एचआरए अलाउंस वाले सेल को ऐड करने के बाद अगेन कीबोर्ड से प्लस का साइन ऐड करेंगे। प्लस का साइन ऐड करने के बाद कन्वेंस अलाउंस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। अगेन प्लस का साइन ऐड करेंगे। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ग्रोस सैलरी सेल में इनपुट हो जाएगी। उसके बाद अगेन सेल को सिलेक्ट करेंगे, माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे तो बाकी तमाम एम्प्लॉयज की ग्रोस सैलरी भी सेल्स में इनपुट हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट टर्म पीएफ और ईएसआई की। देखें, इस पॉइंट को पहले समझें कि पीएफ होता क्या है। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। ये आपकी सैलरी में से हर महीने कटता रहता है और बाद में जब आप जॉब छोड़ते हैं तो एक बड़ी अमाउंट के तौर पर आपको वापस मिलता है। और साथ ही इसके रूल की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में 10% जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है और बाकी अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐड ऑन करती है। और प्राइवेट सेक्टर में 12% जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है और बाकी 12% कंपनी जिसे हम एम्प्लॉयर बोलते हैं वो अपनी तरफ से ऐड करती है। मतलब एम्प्लॉय की सैलरी में से हर महीने 24% अमाउंट जो है वो प्रोविडेंट फंड के तौर पर कटती है। सो प्रोविडेंट फंड की अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हम सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे अज इक्वल। इस महीने जो आपकी सैलरी आई है अटेंडेंस के बिहाफ पर उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अटेंडेंस के बिहाफ पर सैलरी में मल्टीप्लाई करेंगे 12%। अगर आप परसेंटेज के साथ नहीं लिखना चाहते तो डिवाइडेड बाय 100 करें तब भी यही आंसर आएगा। सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि सैलरी की 12% अमाउंट प्रोविडेंट फंड वाले सेल में इनपुट हो जाएगी। उसके बाद अगेन सेल को सिलेक्ट करेंगे, माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे तो बाकी तमाम एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड भी सेल में इनपुट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है जी ईएसआई, जिसका मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जिसकी टोटल सबमिशन 3% सबमिट होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपको कोई बीमारी होती है या कोई भी परेशानी होती है तो गवर्नमेंट इसका बेनिफिट आपको देती है। लेकिन इसका कुछ रूल भी है। रूल क्या है कि अगर आपकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा है तो आपकी ईएसआई नहीं कटेगी, मतलब आपको हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। और अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम है तो आपका ईएसआई कटेगा और आपको हेल्थ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। क्योंकि इसमें एक कंडीशन भी है इसलिए हम इसमें इफ का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे अज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट लॉजिकल टेस्ट हाईलाइट हो जाएगा। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर हमारी बेसिक सैलरी लेस देन हो 21,000, कीबोर्ड से कोमा डालेंगे तो बेसिक सैलरी का 0.75% अमाउंट कटे और अगर ये 21,000 से ज़्यादा हो तो ना कटे। कोमा डालने के बाद अगेन बेसिक सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। बेसिक सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का साइन ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन ऐड करने के बाद कीबोर्ड से टाइप करेंगे 0.75%। अगेन कोमा डालेंगे तो अगला आर्गुमेंट वैल्यू इफ फॉल्स का हाईलाइट हो जाएगा। मतलब ये कि अगर वैल्यू 21,000 से कम ना हो, ज़्यादा हो तो हम यहाँ पे 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि मैनेजर की ईएसआई 0 है क्योंकि इसकी सैलरी जो है वो 50,000 है। अगर हम इसे अगेन सिलेक्ट करें और माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर इसे ड्रैग करें और यहाँ पर ड्रॉप करें तो आप नोटिस करेंगे कि जिन एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 से कम है सिर्फ उन्हीं का ईएसआई जो है वो इनपुट हुआ है, बाकी तमाम एम्प्लॉयज के सामने 0 ऐड हो चुका है।
उसके बाद नेक्स्ट टर्म है नेट सैलरी, मतलब इन हैंड सैलरी जो आप एम्प्लॉय को पे करेंगे। उसके लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे इज इक्वल, ग्रॉस सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से माइनस का साइन ऐड करेंगे। उसके बाद पीएफ वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, अगेन कीबोर्ड से माइनस का साइन ऐड करेंगे और ईएसआई वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इन हैंड सैलरी सेल में इनपुट हो जाएगी। अगेन सेल को सिलेक्ट करेंगे, माउस कर्सर को फिल हैंडल पर लाकर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे तो तमाम एम्प्लॉय की नेट सैलरी जो है वो सेल में इनपुट हो जाएगी। सो आई होप आप बखूबी समझ चुके होंगे किस तरह से एक प्रोफेशनल सैलरी शीट को क्रिएट किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। खुदा हाफिज।